तो एक दफ़ा का ज़िक्र है और ये बिल्कुल सही स्टोरी है। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी टाइम में, तो वो सलाम नहीं करता था किसी को। माशाल्लाह ये मैं बता दूं कि अब ही इज़ टोटली चेंज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह 360 डिग्री शिफ्ट, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, एक्सट्रीमली माशाल्लाह एक कह लेना जेंटल पर्सनैलिटी, अल्लाह की तरफ से एहसान होता है। एनीवे वो किसी को सलाम नहीं करता था। तो मैंने एक दिन पूछा कि यार लोग इवन आपको सलाम करते हैं, आप सीनियर हो, जूनियर्स आपको सलाम करते हैं, आप जवाब नहीं देते, ना आपने कभी किसी को सलाम किया। उसने एक इतनी अजीब बात की, कहता कि जिस शख्स पे अल्लाह की लानत हो मैं उस पर सलामती कैसे भेज सकता। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब अल्लाह की लानत, आपको कैसे पता है? अल्लाह की लानत कोई छोटी चीज़ है? ही सेड ये फ़लाने फ़लाने गुनाह में मुब्तला हैं, इन पे अल्लाह की लानत है, तो मैं इन पे सलामती कैसे भेज सकता हूँ? मैंने कहा आपने किसी स्कॉलर से मशवरा किया? आप कैसी बातें कर रहे? लेकिन माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस वाज कि ऐसे कई मैंने दोस्त देखे अपनी लाइफ में, बल्कि बजाते खुद मैं खुद कुछ ऐसी स्टेजेस से गुजरा कि पहले बंदा दीन की तरफ आता है ना, तो बड़ा शैलो सी उसकी एक वो समझ होती है, पर्सनालिटी होती है, इसलिए क्योंकि सेल्फ स्टडी के थ्रू, मोस्टली सेल्फ स्टडी के थ्रू आ रहे होते हैं और कोई साथ उस्ताद अटैच नहीं होता है शुरू में। तो मैंने अपने में भी देखा कि शुरू में बहुत रिजिडिटी, लैक ऑफ टॉलरेंस, ये बिल्कुल शुरू के डेज़ की बात कर रहा हूँ, पेशेंस की कमी, गुस्से हो जाना बात बात पे, और हार्ड लाइनर यानी अपने ओपिनियन से पीछे ही ना हटना, और इतनी डिस्कशंस करना, ऑर्कट वाला दौर था मुझे याद है, और बस अगले को रगड़ देना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ये कि बदतमीज़ी और बहुत ज़्यादा ना वो हॉट टेम्पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अगली स्टेज आई, स्कॉलर से मिला, देखा ये भी एक दुनिया है, फिर उससे अगली स्टेज आई, थोड़ा कंपोजर आया। तो व्हाट डू यू गाइज थिंक, ये माशाल्लाह बहुत से हमारे यूथ आजकल दीन की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, लेकिन उनके पेरेंट्स बाकायदा शिकायत करते हैं कि दीन में आने के बाद ये मज़ीद गसीले हो गए, यानी टेम्परामेंट इनका मज़ीद लूज़ हो गया है। तो दीन तो बंदे को रिफ़ाइन करता है, दीन तो पेशेंस लाता है बंदे में, टॉलरेंस लाता है। व्हाट डू यू थिंक? अहमद भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू, आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन पे? जी अली भाई, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना बिल्कुल ऐसे ही है, और आई फील हम सब ने जितनों भी अपनी ज़िंदगी को चेंज किया किसी ना किसी हद तक, उसने सब, हर किसी ने एक ना एक लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, हमने अपने इर्द गिर्द भी देखा है। तो इट इज़ ट्रू कि हमारे नौजवान हैं वो जब अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का फ़ैसला करते हैं, ये एक बहादुर फ़ैसला होता है, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। तो और जब ये डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ फिर चैलेंजेस आते हैं, और कुछ चैलेंजेस इस किस्म के हैं कि इंसान की जो है ज़हनियत जो है ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी, और वो बिगर पिक्चर शायद नहीं देख सकते। तो उसकी जो वजह है मेरा ख्याल है ज़्यादातर होती है एज एंड नॉलेज। अच्छा, दो चीज़ें, एज एंड नॉलेज। वो एज के ऐसे टाइम में, ऐसे हिस्से में, अपने 18, 20, 21, 22, अर्ली 20s मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्टेज के अंदर, वो एज जो है उसके अंदर इतना हिल्म, इतना तहम्मुल, इतनी नॉलेज भी नहीं, और नॉलेज क्योंकि वो एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है तो उस वजह से। तो आई फील ये दो चीज़ें जिसकी वजह से ये नौजवान जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट अप्रोच लेके रखते हैं अपने रिलीजियस डिसीजंस के अंदर। मैंने देखा है कि हमारे पास भी, अब क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, हमारा एक वीकली सर्कल भी होता है, उसके बाद नौजवान आके कुछ सवाल जवाब भी करते हैं, एंड उनके सवालों से भी मुझे पता लग रहा होता है कि अच्छा यार ये अभी उस स्टेज के अंदर है जिस स्टेज के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रहा है, और उनको कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं देख रहा, और किसी आलिम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी आलिम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी सीनियर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, या तो किसी आलिम के साथ जुड़ा हो जो नॉलेजेबल हो और उसके पास जाके अपनी बात सामने रखे और फिर आलिम उसको बता सके कि तुमने इस चीज़ में कैसे एक्ट करना है, या फिर कोई इवन कोई बड़ा कज़न हो, कोई सीनियर हो जो उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरा हुआ है, जो उसको गाइड कर सके। तो अक्सर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि जो बच्चे हैं वो सवाल इस किस्म के लेके आते हैं और वो माँ बाप से लड़ झगड़ के आ रहे होते हैं, और वो हमारे पास आते हैं कि हम जस्टिफिकेशन उनको दे सकें कि हाँ जो उन्होंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ जो स्टांस लिया हुआ है उसको हम सपोर्ट करें। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उनको जो है इस चीज़ की रियलाइजेशन दिलाई जाए कि
ख़ास तौर पे वालिदैन का एक बहुत बड़ा हक़ है बच्चों के ऊपर, और उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी कुछ आते हैं जो परेशान होते हैं अपने बच्चों के मामले में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो था, बच्चा जो था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे ही ये रिलीजन की तरफ आया तो उसने बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टांस लेना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो मेरे जहन में अभी आ रही है, वो ये है कि एक पेरेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को समझाएं। उसने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। अच्छा। वो कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में उसका एडमिशन हुआ था, बड़ा अच्छा स्टार स्टूडेंट था वो, लेकिन वहाँ पे कुछ रिलीजियस सर्कल्स के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो उसने ये जहन बना लिया कि ये दुनियावी तालीम जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अल्लाह ताला ने तो हमें कहा है कि हमने आखिरत को प्रेफर करना दुनिया के ऊपर। तो उसने जो है अपनी पढ़ाई को ख़त्म करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, फिर बिल्कुल ही छोड़ दी पढ़ाई। और ऐसे बहुत हैं जो आजकल अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं, बहुत ऐसे मेरे पास भी इस किस्म के आते हैं बच्चे जो फॉर एग्जांपल मुझे आए कहेंगे मैं दीन पढ़ना चाहता हूँ, और मगर मेरा टाइम सारा जो है ये ए लेवल्स में लग जाता है या यूनिवर्सिटी में लग जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं तो कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता कि वो अपनी दुनियावी तालीम जो है वो छोड़ें। आप दोनों चीज़ें लेके चलें साथ, आपने दीन पढ़ना साथ साथ पढ़ें, इतना आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इतनी तलब और इतनी प्यास है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं इकट्ठे। तो इस तरह की हमारे सामने बहुत ज़्यादा मिसालें आती हैं अनफॉर्चुनेटली। आपने स्कॉलर्स की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि स्कॉलर से अटैच हो, लेकिन एक टाइप है जो कहती है स्कॉलर्स कौन होते हैं, हम इनके पास क्यों बैठे हैं, मतलब हर चीज़ तो अवेलेबल है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये टाइप भी ऑब्जर्व की है हमारे साथ ने? जी जी बिल्कुल। देखें, शुरू के अंदर ना ये एक स्पेशली इंटरनेट के साथ और ये अवेलेबिलिटी के साथ ना लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जी बस ठीक है, आई कैन लुक अप एवरीथिंग, और वो चीज़ है और मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है सारी चीज़, ठीक है। देखें, वो बाकी चीज़ों में तो बड़े लोग केयरफुल होते हैं, लेकिन दीन के मामले में ना और लेस केयरलेस हो जाते हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन और नॉलेज की फ्लक्स के साथ। हालांकि ये बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और दरअसल ये भी है कि हमारा मीडिया और ऑलरेडी अवेलेबल कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि यू कैन डू इट, ठीक है, कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हेल्प नहीं करती ऊपर से कि हमारे केस में कि हम किसी बंदे के अंदर, किसी नए लड़के के अंदर, उसके अंदर तहम्मुल पैदा करें कि इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने के लिए एक स्कॉलरशिप चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, एक अरबिक का नॉलेज चाहिए उसको समझने के लिए। लेकिन चूँकि लोग कहते हैं अच्छा चूँकि ये बंदा भी, इसने भी कोई ख़ास इस तरह नहीं है, ये मेरी जैसा ही है, ये ऐसा ही है, मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर रहा है, उस करते करते में ना ये इन चीज़ों के ना बढ़ता है। और वो फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो जो सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो उसको यूज़ इस तरह नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे पास एक हथियार आ गया, इट्स अ टूल, इट्स अ टूल। अब वही चूँकि वही बच्चे जो हैं जो कि इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से आए होते हैं और वो बदलते हैं, ठीक है ना, किसी रिएक्शन में, यानी फैमिली वाले टोटली दीन से ऑफ हैं, वो अकेला आ गया या अकेला आ गए दीन की तरफ, तो फिर एक रिएक्शन भी होगा, वो फिर रिएक्शन में होते हैं। और वो उसका एक किस्म का हथियार होता है जो कि वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ यूज़ करता है, वो बल्कि सोसाइटी के ख़िलाफ़, ये वो ऑलरेडी मे बी इस तरह की सिचुएशन में वो बच्चा हो जो कि मतलब यानी बाकी चीज़ में इतना सक्सेस उसे ना मिल रही हो, लेकिन वो दीन में अगर ये देखे हो कि इट इज़ DIY किट है, कि डू इट योर सेल्फ वाली किट है, इसको मैं यूज़ करके मैं कर सकता हूँ, बाकियों से आगे निकल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसमें ये वाली चीज़ें भी एलिमेंट होते हैं। मैं नहीं कहता कि हर दफ़ा या हर बच्चा जो आता है उसके साथ ये हो, लेकिन ये कई दफ़ा ना बच्चे वनरेबल होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि वो इसको एज अ DIY किट के तौर पर इस्लाम को यूज़ करें, और वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को इस चीज़ का निशाना मिलाएं बल्कि हर जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। बाय द वे, आपकी एवोल्यूशन क्या थी, इफ यू लाइक टू टेल? नहीं मेरी एवोल्यूशन देखें, उसमें मैं यही अब रिफ़्लेक्ट कर रहा था अभी बैठा कि देखें ना, तो क्योंकि कई दफ़ा कई डिफरेंट सिचुएशन से जो बच्चे गुजरते हैं जो कि इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होते हैं, या तो किसी का ब्रेकअप होता है, या तो किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई बड़ा इवेंट हुआ होता है जिसकी वजह से होता है, या उसके साथ खुद कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। अब मैं सोच रहा था मेरे साथ ये तीनों चीज़ें नहीं हुई तो वो ये थी कि ना, मतलब यानी इसमें ये थी, इसमें कुछ ये होता है कि जेन्युइन कंसर्न और क्वेश्चन भी होते हैं दुनिया के बारे में कि ये क्या हो रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसकी सिंसियर सर्च के अंदर भी ना ये चीज़ें होती हैं। समटाइम डाउट्स शुरू से मेरे ब्रेन में बैठे होते जिनके मैं आंसर निकालना चाह रहा था, तो उसमें ये भी होता है। और मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत जल्दी ना कुछ सीनियर्स मिल भी गए थे जल्दी, लेकिन मेरे पास भी ये फेज़ गुजरा है जिसके अंदर बहुत ही फायरी फेज़ था
ठीक है। वो फेज के जब हम बैठे होते थे लेंस लेके और दूसरों की गलतियां ढूंढने हाँ। वाले थे नहीं, कि कोई मेरे ख्याल- गलती मिले और बस पॉइंट आउट करें और बस मेरे शुरू ख्याल हो से हम सारे उसमें इकट्ठे ही थे, ठीक है। इस्लामिक ब्रदर्स एक ग्रुप होता था हमारा एक हमारा। ग्रुप था इस्लामिक हाँ। ब्रदर्स, जिसमें हमने मिलके ना, काम ही ये था कि बस जी अगले की गलती ढूंढें और बस उसको जो है वो शुरू करें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम इकट्ठे टाइम के साथ इकट्ठे मेच्योर हुए हैं इन मामलों में। और मैं बताऊँ ये जो स्टेज है ना, मुझे अब फील हुआ है कि यू कैन नॉट एक्चुअली स्किप इट। एक आपको ये एज एक्सपीरियंस का भी एक तकाजा थोड़ा सा, देखें, एज और एक्सपीरियंस दोनों हैं। मैंने मेरे से अपने छोटे बच्चे भी देखे, मतलब यानी 16 के, वो ज़्यादा मेंटली मेच्योर हुए, उन्होंने ज़्यादा अच्छा मेच्योर एक्ट किया अर्ली एजेस में, 18-19, और उन्होंने सही रास्ते पकड़े शुरू से। और उनको देख के मैं बल्कि एनवी कर रहा था कि इन्होंने वो तरीका पकड़ा है, ज़्यादा सही, ज़्यादा जल्दी लर्न किया, ज़्यादा स्मार्ट मूव्स किए हैं। और कुछ ये है कि कुछ का मामला है कि ये इनएविटेबल है कि उन स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो उनको लाजमी तौर पर एक ऐसा फेज़ आएगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी में वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है। बिल्कुल शुरू में एंगर, शुरू में मतलब यानी डिनायल, एंगर, फिर डिप्रेशन होती है, ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस होती है फाइनल। एग्जैक्टली। अब देखें, इस कोई भी इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है ना, इसमें बच्चे दोनों तरफ जा सकते हैं। या तो दीन से बिल्कुल ही दूर जाएगा बच्चा, या फिर दीन की तरफ आ जाएगा। और अगर दीन की तरफ भी आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, और दूर जाएगा तो वो भी हम देखते हैं कई दफ़ा बच्चे एक्सट्रीम हो जाते हैं उन आदत में। एग्जैक्टली। तो वो इक्वली चांस है कि वो जब दीन की तरफ आते हैं तब भी वो एक्सट्रीम हो सकते हैं। जैसे अनस भाई का मुझे एक सेंटेंस याद आ गया, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले जब शुरू में उनसे मिला एक सेंटेंस कहा था कि अली भाई दीन के मुताबिक मिजाज बनाए, दीन को अपने मिजाज के मुताबिक ना बनाए। ये बहुत डीप सेंटेंस है अगर आप इस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो दीन को अपने मिजाज के मुताबिक लेकर चलते हैं, हालांकि दीन आपका मिजाज ठीक करता है। तो अलीम, आप माशाल्लाह कब दीन की तरफ आए, किस सन ईयर में? अली मैं 2014 में 2014 में माशाल्लाह। एफएससी के बाद मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया, तो वो जिस तरह हमास ने बताया कि या तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। सही। तो मेरे साथ एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था। हमारी पूरी फैमिली में ना एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम सब लोग, मेरी अपनी फैमिली में मेरी सिस्टर्स डॉक्टर हैं, सही। फिर मैंने वेटरनरी में किया हुआ है। तो बस ये था कि टेस्ट दिया, और उससे पहले मैं बिल्कुल ही आउट था म्यूज़िक का। MBBS का टेस्ट? जी, मेडिकल के लिए। तो पहले मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, नमाज़ अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लोग कहते थे मोहल्ले वाले भी कि यार आ जाया करो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं यार ठीक है घर ही पढ़ लूँगा, या मतलब बहाना करके चला जाता था। तो फिर जब ये मेरा एडमिशन 0.2% से नहीं हुआ। अच्छा। और वो बड़ा शौक था मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे पहले उसी साल मेरिट ना बहुत हाई परसेंटेज जंप किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो हम जब MCAT हो गया मेरा, तो मैं आई वॉज वेरी मच इन्जॉइंग वॉचिंग मूवीज़ के यार ठीक है अब तो मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी। सही। जो एग्रीगेट निकला था ना ऑफिशियल रिजल्ट से पहले, वो ज़्यादा था। तो जब रिज़ल्ट आया 2 माह बाद, तो पता चला कि ये सिचुएशन है, मैं बिल्कुल एक ब्रिंक पे हूँ। तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और 0.2 से नहीं हो रहा, विच मीन्स कि अगर मेरा एक MCQ और ठीक हो जाता तो मैं मेडिकल कॉलेज में होता। अच्छा, इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा सुसाइडल भी हो गया। अच्छा। और मैंने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब अब क्या करें ज़िंदगी में जब यही नहीं मिला ही नहीं, जो इतनी एफर्ट की, और अल्लाह चाहता तो मेरा क्यों एक MCQ से रह जाता, मैं हो जाता। वो इस तरह के सवाल आना शुरू हुए। तो मीनवाइल ना मुझे महल्ले में दोस्त था, उसने दावत दी कि आप ना नमाज़ पढ़ने आया करो। तो जब बंदा डिप्रेस होता है ना, तो उसको कोई ना कोई तो वे आउट चाहिए होता है वहाँ से निकलने के लिए। मैं चला गया, मैंने जुम्मे पे जाना शुरू किया, नमाज़ें रेगुलर नहीं थी, जुम्मे पे जाना शुरू किया। और हमारे घर के पास एक मस्जिद थी, वहाँ पे हर खुतबे में डिफरेंट कोई आलिम आते थे डिफरेंट शहरों से। सही। तो ये वहाँ ज़रा यूनिक चीज़ थी, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिल जाता था। तो एक जुम्मे के खुतबे में ना आई रिमेंबर कि मैं मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ, जहाँ पे जूतियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा आगे इतना रश था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने खुतबा बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बड़ा इमोशनल टाइप। तो एंड पे ना, खुतबे के एंड पे उन्होंने क्वेश्चन किया लोगों से और प्रॉमिस लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उससे पहले भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मस्जिद में। अच्छा। उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करते हैं कि वो आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेंगे। अच्छा। तो मैं बड़ा सुन के जरा वो ना हुआ था, जज्बाती तो हुआ था, इमोशनल हुआ था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या कि ठीक है मैं आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगा। उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि
आप में से कौन प्रॉमिस करते हैं जो आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बड़ी वीकनेस थी ज़माने जाहिलियत में भी। सही है। तो मैंने इस पे हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, मैं वहाँ से घर वापस आया तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने हाथ तो खड़ा कर लिया, लेकिन मैं वो बंदा था कि जो फिज़िक्स और मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देता था क्योंकि आप साथ ना हेडफोन लगा के सुन सकते हैं म्यूज़िक। सही। उन दो सब्जेक्ट्स का ईजी होता है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो खैर फिर कुरान सुनना शुरू किया घर आके विद ट्रांसलेशन। अच्छा। और वो अल्लाह ताला ने पता नहीं, अली भाई वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब अल्लाह ताला आपको चूज़ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले लिटरली मुझे कुरान, अल्लाह माफ़ करें, कुरान सुन के ना मज़ा नहीं आता, बोरियत होती थी उससे पहले। मैं कहता था यार मतलब कहीं दिल का दरवाज़ा ही नहीं खुला अभी आपका। किसी ने लगा दिया तो यार बंद कर दो, कुछ और लगा दो। फिर अल्लाह ने ऐसा दिल खोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात में कुरान पाक सुनता रहता था। बाज़ वक़्त मैं सो गया हूँ और सुबह उठाऊँ तो वो तिलावत चल रही है और मोबाइल पास पड़ा हुआ था। तो खैर इसके बाद ना फिर मज़ीद मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, मज़ीद मैंने लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि मैं इन दोनों भाइयों की बात भी सुन रहा था और मैं एक चीज़ अपनी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था साथ साथ कि जब इंसान चेंज होता है ना तो ये सारे फेजेस आते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल। शुरू में ज़रा गसीलपन और हर एक पे फतवे लगाना, हराम पुलिस। अगर कोई ये समझता है ना कि नहीं मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ तो मेरा ख्याल है वो गलत बात है। ये आते हैं, फिर ये आते हैं, नेचुरल है। उसकी रीजंस भी अहमद भाई ने बताई कि एज का फैक्टर है, जवानी है, जवानी में हमारे असलाफ ने बहुत कुछ किया है, एनर्जी होती है, पैशन होता है, इंसान अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है कि मैंने अगर सारी ज़िंदगी के बाद अब रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला का ये दीन है तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। सही। तो ये जज्बा होता है, दिस इज़ वैलिड। लेकिन उसको कैसे निकालना है वो फिर गलत, जो स्टेजेस होते हैं वो गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ में जो बिल्कुल शुरू वाले स्टेजेस है ना वो यही थे, जिससे सुन लिया कोई किसी ने हदीस बता दी या किसी ने कोई बात बता दी तो यार बस ठीक है, मैंने अब सब कुछ छोड़ देना। लिटरली आई ऑल्सो वांटेड टू गेट यूनिवर्सिटी इन माय ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यार नहीं बस अब दीन ही पढ़ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई अली भाई के 2014 और 2015 में ना मेरे एक दोस्त से यूथ क्लब के, उन्होंने मुझे पहले तो यूथ क्लब से कनेक्ट किया ना। और फर्स्ट टाइम जब मैं आया मैंने कहा यार ये मौलवी हैं सारे, क्योंकि एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे माशरे में ना मौलवी का जो इमेज है ना बहुत ख़राब है। तो ये बाज़ औक़ात जब कोई बंदा दीन पे आ रहा होता है ना तो उसके लिए बड़ी हिंड्रेंस होती है। सही बात, मेरे लिए भी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरा इतना दिल नहीं लगा, लेकिन बाद में जाके 2-3 दफ़ा जब मुझे वो लेके आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे नॉलेज भी मिला और अच्छी कंपनी भी मिली। और मैं इतनी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद अब ये समझता हूँ कि नॉलेज, राइट नॉलेज और अच्छी कंपनी, मैच्योर लोगों की कंपनी जिसमें उलमा भी हैं ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद अच्छे दोस्त, लाइक माइंडेड दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पर्सपेक्टिव बनता है और आप इन स्टेजेस से जिसमें आपको गुस्सा भी आता है, आप फ्री होते हैं और सारा कुछ, उस वो आपको ना कोप करने का तरीका मिलता है। आपको कोई बताता है, मैं इवन लिटरली मैं घर पेरेंट्स पे कहता था कि जी आप तो मुझे गलत कहते हैं, मैंने दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी तो आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। लिटरली ऐसे ही कहता था, ऊंची आवाज में बंदा ऊंची आवाज कुछ कह जाता है। और वो जिस तरह हमास ने बताया ना, जस्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, सेल्फ जस्टिफिकेशन मिलती है कि यार आप तो हक पे हो, मतलब ये लोग बातिल पे, आप हक पे हो, आप जो कह रहे हो ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी फीलिंग्स थी, तकरीबन 1-1.5 साल ऐसा रहा। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आता गया ना और अच्छी कंपनी के साथ मैं रहा, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है कि ये स्टेजेस ना बहुत शॉर्ट लिव्ड थी।